जय हिंद बच्चों। तो फिलहाल बच्चों आप लोग को पता है कि अभी मेरा साइंस फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में हम मानव नेत्र ह्यूमन आई को बता रहे हैं, जो लाइट का ही एक पार्ट है बच्चों। तो इसके पहले हमने लाइट के बारे में पूरी चर्चा की थी और उसके बहुत सारे पार्ट अपलोड किए गए हैं बच्चों। उसके बाद उसी के अंदर जो ये मानव नेत्र है, ह्यूमन आई जो है, इसको फिर हम अलग से लेके चले हैं बच्चों और इसको पार्ट बाय पार्ट फिर कर रहे हैं। तो मानव नेत्र का मेरा हो चुका है बच्चों, 2 पार्ट आपका चैनल में अपलोड कर दिया गया है, रिलीज हो गया है बच्चों। और मुझे उम्मीद है कि आप सबों ने ये 2 पार्ट को, मानव नेत्र का जो 2 पार्ट हम बता चुके हैं, उसको आप लोग अच्छी तरह से कर लिए होंगे बच्चों। और अगर आप नहीं किए होंगे तो आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि बच्चों कि आप वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देखिए और वीडियो से फिर जितनी बातों को बताया गया है उसका नोट्स आप बना लीजिए बच्चों, तभी आपको फायदा होगा बच्चों, अन्यथा फायदा नहीं मिलेगी। इसलिए आप इस पर काम करेंगे बच्चों। तो चलिए आज हम लोग मानव नेत्र पार्ट 3 में, तो मानव नेत्र में हम लोग सारे पार्ट्स को देख लिए थे और हम लोग ये चीज को समझे थे बच्चों कि मानव नेत्र किस तरह से देखने की क्रिया में हेल्पफुल होता है, किस तरह से सहायक होता है और कौन कौन सा पार्ट्स देखने की क्रिया में किस तरह से मदद करता है, किस तरह से हेल्पफुल होता है, इसके बारे में हम लोग देख चुके। तो ह्यूमन आई जो है, मानव नेत्र है, उसके बारे में, उसके सारे पार्ट्स, उसके फंक्शन को हम लोग देख चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझेंगे बच्चों कि मानव नेत्र में जो भी फंक्शन हम बताए, उस फंक्शन का कुल मिला के एक ही वर्क होता है, वो है किसी चीजों को देखने में मदद करना। तो अब हम ये समझेंगे कि मानव नेत्र में जो भी फंक्शन हम बताए सारे पार्ट्स का, वो एक साथ मिलकर किस तरह से देखने में सपोर्ट करते हैं बच्चों, किस तरह से देखने में मदद करते हैं। अब उसको देखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखना है कि जो भी हम पार्ट्स का फंक्शन बताए वो सब मिलके एक साथ किस तरह से काम करते हैं और काम करने के बाद वो देखने की क्रिया में किस तरह से मदद करते हैं। तो ये है कि किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, इमेज किस तरह से बनता है नेत्र में और वो देखने में किस तरह से मदद करता है, इस चीज को थोड़ा हम देखते हैं बच्चों। तो इसके लिए करना क्या है, मानव नेत्र का एक फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे बच्चों, एक फिगर बनाएंगे। तो मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है बच्चों, ये चीज आप लोग को पता है, पूर्ण गोला नहीं है, लगभग गोलाकार है। अब इसका जो आगे वाला पार्ट्स ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है बच्चों, ये आप लोग को पता है बच्चों। तो ये नेत्र हो गया। अब इसके अंदर आपका नेत्र लेंस होगा, और भी क्या क्या पार्ट्स हैं ये आपको हम बताए हैं बच्चों। तो इसके अंदर एक लेंस हो गया। अब इधर जो होता है, अब ये लेंस जो होता है ये पक्षमाभि या सिलियरी मांसपेशियों से जुड़ा होता है, इसके बारे में हम आपको बताए थे बच्चों। और फिर यहां पर आपका आइरिस या परितारिका होता है बच्चों। ये आपका आइरिस या परितारिका, ये आइरिस या परितारिका हो गया। और बीचों बीच एक गोलाकार छिद्र जैसी संरचना होती है बच्चों, जिसको हम लोग पुतली या नेत्र द्वार बोलते हैं बच्चों। अब मान लीजिए कोई दूर स्थित वस्तु को हम देख रहे हैं बच्चों, कोई दूरस्थ स्थित वस्तु जो नेत्र से दूर स्थित है, उस वस्तु को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों, मान लीजिए कोई दूर स्थित वस्तु है और उस वस्तु को हम देख रहे हैं। तो दूर स्थित वस्तु को हम देखेंगे तो यहां पर हम ऐसा करते हैं बच्चों, सारे पार्ट्स को यहां पूरा नहीं दिखाते हैं क्योंकि सारे पार्ट्स को हम समझा चुके थे, आपको बता चुके थे सारे पार्ट्स इसमें क्या क्या है, किस तरह से है। तो बीचों बीच एक गोलाकार छिद्र जैसी संरचना होती है बच्चों, जिसको हम लोग पुतली या नेत्र द्वार बोलते हैं बच्चों। तो इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें मान लीजिए दूर स्थित कोई वस्तु है, यहां पर कोई वस्तु स्थित है। अब इससे एक प्रकाश की किरण, तो कोई भी वस्तु तब दिखाई देगा बच्चों जब प्रकाश की उपस्थिति होगी।
तो मान लीजिए इससे प्रकाश की किरण आपतित हुई इस जगह से, और आपतित होने के बाद सबसे पहले ये प्रकाश की किरण ये आपका कॉर्निया, तो नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है जिसको हम लोग कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं, तो प्रकाश की किरण इस कॉर्निया पर पड़ती है बच्चों। और जब कॉर्निया पर पड़ती है तो हम आपको बताए थे बच्चों पिछला वीडियो में, पिछला पार्ट में अगर आप नहीं देखे हैं तो उस चीज को आप देख लीजिए। तो पिछला पार्ट में हम बताए थे कि कॉर्निया जो होता है ये प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग को ये अपवर्तित कर देता है। तो कॉर्निया अपवर्तित करके ले आता है पुतली या नेत्र द्वार में, क्योंकि ये गोलाकार छिद्र होती है और यहीं से प्रकाश की किरण पास करेगी। अब यहां से ये प्रकाश की किरण नेत्र लेंस में आता है बच्चों। अब नेत्र लेंस क्या करेगा, प्रकाश की किरण को अपवर्तित करेगा बच्चों। तो ये प्रकाश की किरण को अपवर्तित करेगा और अपवर्तन को विशेष रूप से नेत्र लेंस से ही दिखाया जाता है बच्चों। यहीं से एक साथ यहां से ही अपवर्तन को दिखाया जाता है। तो यहां से ये अपवर्तित होगा बच्चों, और अपवर्तित होके, अपवर्तित होना मतलब ये बैंड हो जाएगा, पूरा सीधा नहीं जाएगा, बैंड होके, और बैंड होके यहां पर पड़ा बच्चों, अपवर्तित होके इस भाग पर ये पड़ा। अब एक किरण और यहां से आएगी बच्चों, क्योंकि इमेज बनाने के लिए, इमेज को अगर फिगर में आप दिखाना चाह रहे हैं बच्चों, तो कम से कम 2 रे की आवश्यकता होती है बच्चों। अब यहां पर फिर वही कहानी होगी बच्चों, यहां से नेत्र लेंस में आएगा, फिर नेत्र लेंस प्रकाश की किरण को अपवर्तित करेगा, बेंड करेगा बच्चों। तो ये प्रकाश की किरण को अपवर्तित किया, कुछ इस तरह से बेंड किया। अब ये प्रकाश की किरण को अपवर्तित करके बेंड करके इसी जगह पर ले जाएगा बच्चों। अब प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर आके एक दूसरे को क्रॉस कर देगा बच्चों। तो इस पॉइंट पर आके एक दूसरे को क्रॉस कर देगा, तो इस इमेज, इस बीम का, ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट हुआ, एक बीम हुआ, इसका इमेज आपका इस जगह प्राप्त होगा बच्चों, इस जगह इसका इमेज प्राप्त होगा। तो इमेज कहां प्राप्त हुआ बच्चों, तो आप लोग को हम बताए थे कि नेत्र के ये पीछे वाले भाग में रेटिना होता है बच्चों। तो प्रकाश की किरण जब रेटिना पर आके मिलती है बच्चों, तो जिस बीम को, जिस वस्तु को हम देखते हैं, मान लीजिए हम इस वस्तु को देख रहे हैं, ये मेरी आंख है बच्चे, तो ये आंख है और वहां पर एक वस्तु है जो दूरस्थ स्थित है। अब हम उसको जब देखते हैं तो उस वस्तु से होकर प्रकाश की किरण आपतित होती है, और आपतित होने के बाद सबसे पहले कॉर्निया पर पड़ती है, क्योंकि नेत्र का सबसे बाहरी भाग है। अब कॉर्निया प्रकाश की किरण को अपवर्तित करके, और अपवर्तित करने के बाद वो परितारिका में जो गोलाकार छिद्र है बच्चों, नेत्र द्वार, जिसको पुतली बोला जाता है, पीपिल बोला जाता है इंग्लिश में, तो यहां पर प्रकाश की किरण यहां आती है, कॉर्निया के बाद नेत्र द्वार में आती है, और नेत्र द्वार के बाद लेंस है बच्चों, लेंस पर आती है, और लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरण को अपवर्तित करके रेटिना पर ले जाता है। तो वहां हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं बच्चों, तो वहां से जो प्रकाश की किरण आई है कॉर्निया पर पड़ी, कॉर्निया के बाद अब उसके पीछे आइरिस या परितारिका है, जो नेत्र का काला वाला भाग है वो आपका आइरिस या परितारिका हो गया बच्चों। अब उसी में गोलाकार छिद्र है, उसी छिद्र से प्रकाश की किरण अंदर जाती है, और उसके जस्ट पीछे, बोलिए उसके जस्ट पीछे, इधर से आप लेते हैं तो उसके पीछे नेत्र लेंस होता है। और जब नेत्र लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो नेत्र लेंस प्रकाश की किरण को अपवर्तित करके इस तरह से रेटिना पर ले आता है बच्चों। और जब रेटिना पर आता है तो उस बीम का यहाँ प्रतिबिंब बन जाता है, यहाँ इमेज बन जाता है, इस जगह आपका रेटिना हो गया, और रेटिना पर इमेज प्राप्त होता है बच्चों। और आपको पता है बच्चों, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनती है वो प्रतिबिंब आपका अस्थायी होता है बच्चों, टेम्पररी होता है, यानी जब तक हम उस बीम को, उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तब तक रेटिना पर उसका प्रतिबिंब है, और वहां से हम अपनी नजर को उस बीम से हटा लेंगे बच्चों और दूसरी वस्तु को देखने लगेंगे तो रेटिना से इसका इमेज गायब हो जाएगा, और फिर हम दूसरे वस्तु को देखेंगे, उसका इमेज रेटिना पर बन जाएगा बच्चों। तो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब अस्थायी तो जरूर होता है बच्चों, लेकिन तुरंत समाप्त नहीं होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव मानव मस्तिष्क में 1/16 सेकंड तक रहता है बच्चों।
और ये जो घटना होती है इसको दृष्टि निर्बंधता बोला जाता है बच्चों। इस घटना को हम दृष्टि निर्बंधता बोलते हैं, दृष्टि निर्बंधता। और दृष्टि निर्बंधता का कुछ फायदा है बच्चों, कुछ फायदा है। साइंस इसका कोई भी डिमेरिट को, अगर ये एक डिमेरिट अगर माना जाए बच्चों कि नेत्र पर बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है, लेकिन रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकंड तक रह जाता है, इसको अगर एक डिमेरिट के रूप में अगर लिया जाए तो इसको एक एडवांटेज में साइंस परिवर्तित किया। और किस एडवांटेज में बच्चों? हम लोग जो चलचित्र या सिनेमा देखते हैं बच्चों, चलचित्र या सिनेमा, चलचित्र मतलब चलने वाला चित्र, और इसी को सिनेमा बोला जाता है बच्चों, चलचित्र को। तो हम लोग जो सिनेमा या मूवी देखते हैं बच्चों, वो होता क्या है, बहुत सारे अस्थाई चित्र होते हैं, बहुत सारे अस्थाई फिगर होते हैं जो कैमरे के माध्यम से शूट किया जाता है। और उस फिगर में होता क्या है बच्चों, उस फिगर का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है कि एक फिगर के बाद जब दूसरा फिगर को अरेंज किया जाता है तो उसके बीच का जो गैप होता है बच्चों, वो 1/16 सेकंड तक का ही गैप रखा जाता है। जब 1/16 सेकंड तक का गैप होता है तो पहला फिगर जो हम देखते हैं और उसके इमेज का प्रभाव हमारे ब्रेन में 1/16 सेकंड तक रहता है, उसी के अंदर फिर मेरा दूसरा फिगर आ जाता है, और फिर उतना ही टाइम के अंदर 1/16 सेकंड के अंदर फिर तीसरा फिगर आ जाता है। और इस तरह से चित्रों का एक सीरीज होता है बच्चों, अस्थाई चित्रों का एक सीरीज होता है। और उसी सीरीज को जब हम देखते हैं, अलग अलग उस सीरीज को जब देखा जाता है तो देखने के बाद उसके बीच का जो गैप होता है वो 1/16 सेकंड तक ही रहता है बच्चों। इसलिए हमको पता चलता है कि सारे चित्र चल रहे हैं, सारे चित्र गति में हैं, सारे चित्र में मूवमेंट है, और इसीलिए इसको बोला गया चलचित्र। अब इसमें एक फायदा और है बच्चों, चलचित्र सिनेमा में जो सीन होता है, जो दृश्य होते हैं, तो आप देखते होंगे कि कोई भी गाना है, कोई भी सॉन्ग है, तो उसके जो दृश्य होते हैं, सीन जो होते हैं, एक गाना में बहुत सारे सीन चेंज होता है बच्चों। कभी आप देखते होंगे कि पहाड़ का सीन है, पहाड़ पर आपका उसमें जो हीरो हीरोइन है पहाड़ पर चढ़ के डांस कर रहा है, फिर पहाड़ के बाद मैदान में ले आया, फिर रोड में ले गया, फिर बिल्डिंग में ले गया, फिर पानी समुद्र में ले गया उसके किनारे। तो ये जो सीन जो चेंज होता है बच्चों, तो सीन जो चेंज होता है, एक सीन के बाद जो दूसरा सीन आती है, तो उसमें जो होता है हमको रुकावट का पता नहीं चलता है बच्चों। उसमें रुकावट का पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि एक सीन के बाद जो दूसरे सीन का सेटअप होता है, उस सेटअप को, उसमें जो इंटरवल रखा जाता है वो 1/16 सेकंड का इंटरवल रखा जाता है। तो कोई भी चीज को हम एक सीन को देखें और उसका प्रभाव हमारे ब्रेन में 1/16 सेकंड तक है, उसी बीच में दूसरा सीन आ गया, तो उसके बीच के रुकावट का हमको पता नहीं चलता है, और हमें चलचित्र आने सारे चित्र चलते हुए मूवमेंट में हमको दिखाई देता है बच्चों। तो एक ये होता है दृष्टि निर्बंधता। तो एक इसमें ये बात आ गई दृष्टि निर्बंधता का, इसको भी हम समझा दिए। उसके बाद इसमें और भी कुछ बातें हैं, कुछ घटना और हम बताते हैं बच्चों। मान लीजिए कोई जलता हुआ आग का गोला है बच्चों, उस जलते हुए आग के गोले को, या कभी कभी आप लोग, बहुत जगह ऐसा होता है बच्चों कि होली के टाइम में लोग क्या करते हैं, नारियल तेल का, पहले हम लोग बच्चा में ये करते थे बच्चों, नारियल तेल का जो पहले वाला डिब्बा आता था, उस डिब्बा को हर तरफ से छेद कर देते थे, और उसमें एक चिटचिटाने वाला एक होता है बच्चों, उसको हम लोग इधर की भाषा में चिरचिरिया बोलते हैं, जो चिटचिटाता है, तो उसका हम लोग छाल ले लेते थे सूखा हुआ, और छाल लेने के बाद उस डब्बे में डाल के आग डाल देते थे, और तार बांध के फिर रस्सी के माध्यम से उसको पूरा घुमाते थे गोल गोल। अब घुमाने के बाद उसमें क्या है बच्चों कि अगर आप दूर से देखोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि एक बार डिब्बा यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ऐसे नहीं लगता है बच्चों। वो लगता है कि एक गोला जल रहा है, दूर से देखने के बाद लगता है कि एक अस्थाई परमानेंट गोला जल रहा है बच्चों। तो इसमें भी दृष्टि निर्बंधता की घटना है बच्चों, क्योंकि गोला को जब घुमाया जाता है, आग के गोला को, उस डिब्बे को जिसके अंदर आग डाल के
समझ गया। आग डालने के बाद घुमाने से वो आग जैसा लहरने लगता है बच्चों, जलने लगता है। और जलने के बाद अगर उसको दूर से देखा जाए तो लगता है कि एक कंटिन्यूअसली एक आपका गोला, जलता हुआ एक गोला है। तो इसमें भी आपका दृष्टि निर्बंधता की बात है बच्चों। तो चलिए बच्चों, एक इसी बीच में एक ये चर्चा आ गई, इसलिए हम इस पर चर्चा कर दिए। अब मेरा मेन टारगेट ये था कि मेरा ये बीम कैसे दिखाई दिया, तो इसका प्रतिबिंब मेरा रेटिना पर बना, इसलिए दिखाई दिया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मान लीजिए एक किरण रेटिना पर ना मिलके, अगर मान लीजिए रेटिना के पहले मिल जाए, थोड़ा सा कुछ ऐसा बेंडिंग हो कि ये रेटिना पर ना जाए बल्कि रेटिना के पहले ही मिल जाए बच्चों, तो रेटिना के पहले अगर मिल जाएगा तो रेटिना के पहले मिलने पर आपको ये वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगा बच्चों। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि क्या रेटिना के पहले जब प्रकाश की किरण मिला तो क्या ये रेटिना पर नहीं जाता है क्या? तो प्रकाश की किरण रेटिना पर जाएगी बच्चों, लेकिन प्रकाश की किरण जो रेटिना पर जाएगी वो इतना भाग पर पड़ेगा बच्चों, इतना क्षेत्र पर पड़ेगा। तो इतना क्षेत्र पर पड़ने की वजह से ये वस्तु आपको धुंधला दिखेगा, बस बच्चों ब्लर दिखेगा, क्योंकि प्रकाश की किरण पहले ही मिल चुकी है। तो मिलने के बाद भी प्रकाश की किरण रेटिना पर जाएगी बच्चों, तो रेटिना पर जाएगी, लेकिन ये इतना एरिया को कवर कर रही है बच्चों। अब इतना एरिया को ये कवर करेगा तो ये वस्तु हमको धुंधला दिखेगा बच्चों, ब्लर दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकाश की किरण पहले मिल गया तो ये वस्तु दिखेगा नहीं, ये वस्तु दिखेगा लेकिन आपको धुंधला, पूरा ब्लर दिखेगा बच्चों, आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। और वही बात है बच्चों, अगर ये प्रकाश की किरण अभी रेटिना के पहले मिला, अगर ये प्रकाश की किरण किसी वजह से रेटिना के बाहर मिल जाए बच्चों, यहां ना मिलके कुछ ऐसा बेंडिंग हो कि ये रेटिना के बाहर जाके मिल जाए बच्चों, तो अगर रेटिना के बाहर मिल जाएगा तो इस परिस्थिति में भी आपको ये वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा बच्चों। और ये समस्या आती है बच्चों, और इस समस्या को दृष्टि दोष बोला जाता है बच्चों, डिफेक्ट्स ऑफ विजन बोला जाता है, दृष्टि दोष बोला जाता है। जो हम इसके पहले बताए कि रेटिना के पहले जो प्रकाश की किरण मिला वो भी एक दृष्टि दोष है, और रेटिना के बाद जो मिला ये भी आपका एक दृष्टि दोष है बच्चों। और ये दृष्टि दोष के बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, और उसमें से एक जो कारण होता है ये नेत्र लेंस का होता है कारण। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, आवश्यकता से अधिक चौड़ा हो जाना, इस वजह से प्रकाश की किरण पहले मिल जाती है रेटिना के, या तो रेटिना के बाद जाके मिलती है। तो ये आपका डिफेक्ट्स होता है बच्चों, इसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। तो मेरा अभी का ये टारगेट था कि हम किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं। तो ये दूर स्थित वस्तु है, वही बात है निकट स्थित वस्तु। तो अगर प्रकाश की किरण रेटिना पर जाके मिल गई, रेटिना पर ये दो प्रकाश की किरण हम लिए, दोनों प्रकाश की किरण अगर रेटिना पर जाके मिल गई तभी वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखेगी बच्चों। तो रेटिना पर कैसे मिलता है इस चीज को हम आपको बता दिए, समझा दिए कि दूरस्थ स्थित वस्तु है, यहां से प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण आने के बाद कॉर्निया से नेत्र द्वार या पुतली में प्रवेश की, वहां से नेत्र लेंस में गई प्रकाश की किरण। अब नेत्र लेंस बेंड करके उसको रेटिना पर ले गया, और रेटिना पर ले जाने के बाद उसका इमेज वहां बना दिया। इमेज बनाने के बाद का हम प्रोसेस आपको बताए थे बच्चों। तो यहाँ जो इमेज बनता है ये भी हम बताए थे कि ये इमेज आपका अस्थायी होता है, टेम्पोररी होता है। और अस्थायी का मतलब हुआ कि आप जितना देर तक उस वस्तु को देख रहे हैं आपके रेटिना पर, उसका प्रतिबिंब उतना ही देर बनेगा बच्चों, अस्थायी। उसके बाद रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, रियल, क्योंकि वास्तविक कटान बिंदु पर बनता है बच्चों। और वास्तविक होने पर आपको पता है, हम इमेज में बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में, कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान बिंदु पर बनता है, और वास्तविक कटान बिंदु पर जब बनता है तो उल्टा होता है। और यहाँ पर इसका साइज जो होगा बच्चों, ये बीम से छोटा साइज होगा। अब बीम से छोटा बनाता है। अब फिर क्या होता है कि इस रेटिना पर प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जो हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं। अब वो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं क्या करती हैं, इस सूचना को, रेटिना पर जो इमेज बना अस्थायी वास्तविक उल्टा और बीम से छोटा, इस सूचना को एक विद्युत सिग्नल में वो कन्वर्ट करती है, और फिर वो विद्युत सिग्नल दृक तंत्रिका ब्रेन तक ले जाती है,
और फिर ब्रेन उस पर एनालिसिस करता है और ब्रेन को ये बात पता होता है कि जो दृक तंत्रिका हमारे पास सूचना लेके जो आ रही है, वो सूचना जो होता है वो सूचना वो उल्टा और छोटा लेके आ रही है, तो उसके चक्कर में उसके चक्कर में ब्रेन नहीं आता है, उसके झांसे में नहीं आता है, और ब्रेन उस पर एनालिसिस करके उस बीम का सीधा कर देता है प्रतिबिंब, और छोटा को जिस साइज में बीम है उस साइज में कर देता है। तब फिर हम चीजों को सीधा और उसी साइज में देख पाते हैं बच्चों। तो इन बातों का चर्चा हो चुका था बच्चों। अभी हम यहाँ ये कर दिए कि इसमें जो जो पार्ट्स हैं उसका क्या रोल है बच्चों। तो यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखिएगा बच्चों कि अपवर्तन यहाँ कॉर्निया से भी होता है, और कॉर्निया से ज्यादा होता है, उसके बाद नेत्र लेंस से होता है। लेकिन अपवर्तन को इस जगह से नहीं दिखाना है बच्चों, ये दोनों अपवर्तन को एक साथ नेत्र लेंस के मध्य बिंदु मिड पॉइंट, दोनों सतह के मिड पॉइंट से दर्शाया जाता है बच्चों। तो दर्शाने के बाद रेटिना पर प्रकाश की किरण जब आ जाती है तो हमें वो चीजें स्पष्ट दिखती हैं, और अगर रेटिना के पहले प्रकाश की किरण मिल गई या बाद में मिल गई तो ये नेत्र में एक डिफेक्ट होता है बच्चों, और इसके बारे में हम अगला पार्ट में बताएंगे। अगर आप लोगों का डिमांड होगा कि हमको डिफेक्ट ऑफ विजन चाहिए दृष्टि दोष के बारे में, तो उस पर फिर अगला पार्ट बनाया जाएगा बच्चों। अब हम लोग को जानना है बच्चों इसके बाद मानव नेत्र से संबंधित कुछ और चीजें हैं, थोड़ा उसके बारे में देखेंगे बच्चों। तो मानव नेत्र से संबंधित कुछ चीजें हैं, जैसे कि पहला चीज आपका ये हो गया बच्चों, पहला हो गया नेत्र का निकट बिंदु, नियर पॉइंट ऑफ आई, नेत्र का निकट बिंदु। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे बच्चों कि नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। नेत्र का निकट बिंदु इसका इंग्लिश होता है बच्चों नियर पॉइंट ऑफ आई। नियर पॉइंट ऑफ आई। नेत्र का निकट बिंदु। आप जानना है बच्चों कि नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। तो निकट शब्द से आप जान रहे हैं निकट यानी पास। तो नेत्र के सबसे पास या निकट स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तुएं हमें सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, नेत्र का निकट बिंदु कहा जाता है बच्चों। तो कोई भी चीज को देखने के लिए नियरेस्ट एक लिमिट होता है बच्चों, एक सीमा होती है। पास हम कितना ज्यादा पास किसी चीजों को स्पष्ट देख सकते हैं, किताब में लिखी हुई अक्षर को कितना पास करने पर हम स्पष्ट देख सकते हैं, तो वो होता है आपका नेत्र का निकट बिंदु। और आप क्या ये सोचते हैं बच्चों कि नेत्र के बिल्कुल सामने कर देने पर चीजें ज्यादा स्पष्ट दिखेगी क्या? तो ये नहीं होगा बच्चों। आप किताब में लिखे हुए अक्षर को, आप किताब में जो व्हाइट अक्षर जो लिखा हुआ है, आप बिल्कुल नेत्र के सामने सटा के आप पढ़ने का कोशिश करो बच्चों, आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको अक्षर दिखाई नहीं देगा बच्चों। तो इसका भी पास का भी एक लिमिट होता है बच्चों, पास का भी। आप अपनी हथेली को भी अपने नेत्र के बिल्कुल पास कर दीजिए बच्चों, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी हथेली है, उंगली है या क्या है, ये चीजें क्लियर नहीं होगी। या कोई भी वस्तु है, मान लीजिए चौक है, बिल्कुल आंख के नजदीक कर दिया जाए तो आपको ये पता नहीं चलेगा बच्चों कि ये क्या है, आपको स्पष्ट क्लियर पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि बिल्कुल पास कर देने के बाद चीजें हमको बहुत ज्यादा स्पष्ट दिखेगी, ऐसा कोई बात नहीं। इसका एक लिमिट है बच्चों, और वो लिमिट है आपका 25 सेंटीमीटर। वो लिमिट है बच्चों 25 सेंटीमीटर तक आप सुस्पष्ट चीजों को देख सकते हैं, किताब में लिखी हुई अक्षर को आप पढ़ सकते हैं। और उससे अगर आप नजदीक करोगे बच्चों तो धीरे धीरे धुंधला होते जाएगा, और भी पास करोगे तो और ज्यादा धुंधला होते जाएगा। तो नेत्र स्पष्ट निकट कहां तक देख सकता है बच्चों? तो निकट आपका 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। 25 सेंटीमीटर तक आपका स्पष्ट क्लियर नेत्र आपका देख सकता है बच्चों। मान लीजिए कोई नेत्र है बच्चों, अब थोड़ा सा हम इस टाइप से बना दे रहे हैं बच्चों। ये नेत्र है,
तो ये निकट कहां तक स्पष्ट देख सकता है बच्चों? स्पष्ट देखना मतलब किताब में लिखे हुए अक्षर वगैरह सारी चीजों को स्पष्ट पढ़ लेना। तो यहां से बच्चों इसका जो नेत्र लेंस होगा वहां से अगर डिस्टेंस लिया जाए तो 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर कितना होगा बच्चों? अनुमान लगाइए। आप जो मैथ में स्केल यूज करते हैं वो जनरली छोटा स्केल 15 cm का होता है, तो आप उससे थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं। तो एक अनुमानतः 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं हम बच्चों, यहां तक एक अनुमानतः ले रहे हैं बच्चों। ये 25 सेंटीमीटर इस जगह तक हम ले रहे हैं बच्चों। तो यहां तक आप वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं बच्चों। अगर इससे और पास किया जाए वस्तु को तो धीरे धीरे वो ब्लर होते जाएगा। इसे और पास किया जाए और पास किया जाए, धीरे धीरे धुंधला होते जाएगा। और जितना पास आएगा बच्चों ये वस्तु 25 सेंटीमीटर से जितना अंदर नेत्र के पास आएगा उतना ज्यादा वो धुंधला होते जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब बच्चों हम 25 सेंटीमीटर निकट 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकते हैं और ये कहलाता है नेत्र का निकट बिंदु। यहाँ जो पॉइंट है 25 सेंटीमीटर पर जो पॉइंट है ये पॉइंट ही आपका निकट बिंदु कहलाता है बच्चों। ये पॉइंट निकट बिंदु कहलाता है। अब निकट बिंदु का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, डिफिनेशन कैसे बनाएंगे? तो हम बोल देते हैं बच्चों डिफिनेशन आप लोग को खुद तैयार करना है, क्योंकि सारा चीज बना बनाया अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाए बच्चों तो फिर आपका दिमाग का डेवलप कैसे होगा बच्चों। तो जो चीजें हम समझा रहे हैं उसको आप डिफिनेशन में करोगे। तो डिफिनेशन बड़ा आसान है बच्चों। नेत्र का निकट बिंदु, तो डिफिनेशन है कि नेत्र के सबसे निकट स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तुएं हमें सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। फिर एक बार बच्चों, नेत्र के सबसे निकट स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तुएं हमें सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। और ये जो दूरी हुआ बच्चों बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु ये 25 सेंटीमीटर पर हुआ और यहां से यहां की जो दूरी हुई है 25 सेंटीमीटर, ये कहलाती है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। तो इसका डिस्टेंस आपका कहलाएगा, नेत्र से निकट बिंदु का जो डिस्टेंस होगा ये स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहलाएगी। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और नेत्र से निकट बिंदु के जो बीच की दूरी है वो आपका स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। इसका डिफिनेशन आप इस तरह से कर सकते हैं बच्चों कि नेत्र से 25 सेंटीमीटर यानी निकट बिंदु, नेत्र से निकट बिंदु तक की दूरी को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं बच्चों। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी उसको बोला जाता है। और एक तरह से और डिफिनेशन आप दे सकते हैं बच्चों कि नेत्र के सबसे निकट स्थित वह बिंदु जहां से कम दूरी पर रखी वस्तुएं हमें सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, वो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहलाती है। मतलब नेत्र के सबसे निकट उस बिंदु तक की दूरी जहां से कम दूरी पर रखी वस्तु हमें सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, यानी 25 सेंटीमीटर तक सुस्पष्ट दिखाई दिया तो 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु, और ये जो डिस्टेंस हुआ ये स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी हुआ बच्चों। अब इससे और हम पास करेंगे तो चीजें स्पष्ट नहीं दिखेगी, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक हुआ बच्चों। और ये स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो ये वयस्क या स्वस्थ नेत्र के लिए, वयस्क व्यक्ति यानी जो व्यक्ति जवान है, वयस्क व्यक्ति या आप स्वस्थ नेत्र बोल सकते हैं बच्चों, स्वस्थ नेत्र। तो वयस्क व्यक्ति या स्वस्थ नेत्र के नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है ये आपका 25 सेंटीमीटर होता है। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और नेत्र से निकट बिंदु तक की दूरी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहलाती है बच्चों। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग को देखना है नेत्र का दूर बिंदु। हम दूर कहां तक देख सकते हैं बच्चों? दूर हम कहां तक देख सकते हैं वो आपका नेत्र का दूर बिंदु कहलाएगा बच्चों। तो अब हम लोग को देखना है कि नेत्र का दूर बिंदु कौन होगा।
नेत्र का दूरबिंदु, नेत्र का दूरबिंदु, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों फार पॉइंट ऑफ आई, फार पॉइंट ऑफ आई, नेत्र का दूरबिंदु। तो इसका डिफिनेशन है बच्चों कि नेत्र से सबसे दूर स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तुएं हमें सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है बच्चों। तो डिफिनेशन जो निकट बिंदु है उसी का थोड़ा अपोजिट, निकट के जगह दूर कर देना है बच्चों। तो निकट बिंदु में हम बताए थे कि नेत्र के सबसे निकट स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तुएं हमें सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। अब दूर बिंदु में निकट के जगह दूर कर देना है, यानी नेत्र से सबसे दूर स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तुएं हमें सुस्पष्ट दिखाई देती हैं वो नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और नेत्र का दूर बिंदु जो होता है इसको कहां तक माना गया है बच्चों? तो नेत्र के दूर बिंदु को इंफिनिटी तक माना गया है, इंफिनाइट तक माना गया है, इंफिनिटी। तो आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि स्वस्थ या सामान्य नेत्र के लिए या वयस्क व्यक्ति के लिए नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है बच्चों। हम दूर अनंत तक देख सकते हैं बच्चों। अब अनंत तक देखने के लिए बातें यह है कि थोड़ा सा क्लियरेंस हमको मिलना चाहिए। अब मान लीजिए ऐसा नहीं है कि हम यहां से बहुत दूर हम देख लें, यहां से रांची देख लें, ऐसा कोई बात नहीं है। रांची हमको नहीं दिखेगा क्योंकि इसके बीच बीच में अवरोधक है बच्चों। लेकिन अगर हम ऊपर अंतरिक्ष देखना चाहें बच्चों तो अंतरिक्ष में जो भी खगोलीय पिंड है, आकाशीय पिंड है, वो हमको नजर आते हैं बच्चों, जो यहाँ से काफी दूर है। तारे नजर आते हैं, चंद्रमा नजर आता है, सूर्य नजर आता है और भी ग्रह नजर आते हैं। तो ये जो हमको दिखाई देते हैं बच्चों ये काफी दूरी पर है बच्चों, और काफी दूरी पर है यानी अनंत पर है। और दिखाई देने के पीछे एक रीजन और भी है बच्चों कि ये जो आकाशीय पिंड होता है, जो तारे होते हैं, ये साइज में बहुत 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 बड़े होते हैं बच्चों, और बहुत बड़े होते हैं और साथ ही साथ ये चमकीले होते हैं। इसमें लाइट होता है, तो चमकीला होता है, लाइट होता है, और साइज में चूंकि बहुत 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 बड़ा होता है, इस वजह से हम वहां पर स्थित वस्तु अंतरिक्ष में खगोलीय पिंड, आकाशीय पिंड, तारे को हम लोग देख पाते हैं बच्चों। लेकिन अगर इस तरह हॉरिजॉन्टल में देखना चाहें तो बीच बीच में अवरोधक होगा बच्चों, और अवरोधक होने के बाद जिस चीज को हम देख रहे हैं उसका साइज तारों के जैसा नहीं है बच्चों, और ना ही उसमें उस तरह का कोई लाइट है बच्चों। जिस वजह से अगर हम हॉरिजॉन्टल बहुत दूर तक देखना चाहें, यहां से अगर हम रांची देखना चाहें, पटना देखना चाहें, तो ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि मतलब जरूरी क्या मतलब वो दिखेगा ही नहीं बच्चों, वो हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर खुले आसमान, कोई तरह का अवरोधक नहीं है और पिंड बहुत बड़े हैं, काफी चमकीले हैं, तो उसको हम काफी दूर देख लेते हैं बच्चों। तो काफी दूर देख लेते हैं, इसी को अनंत बोला जाता है बच्चों। तो स्वस्थ या सामान्य नेत्र के लिए नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है बच्चों। अब निकट बिंदु अभी हम यहां दर्शाए बच्चों कि मान लीजिए यहां से इस जगह तक 25 सेंटीमीटर हुआ, इस पॉइंट तक 25 सेंटीमीटर, इसको हम पॉइंट ए ले लेते हैं बच्चों, और ये आई हो गया, हम यहां से ले रहे हैं, ई ले लेते हैं इसको। अब यहां से मान लीजिए इस जगह तक बच्चों, मान लीजिए ये 25 सेंटीमीटर है बच्चों, तो ये 25 सेंटीमीटर आपका निकट बिंदु हो गया बच्चों। और यहां से फिर इस जगह से अगर हम इस ओर आए बच्चों, तो इस ओर मान लीजिए इन्फिनाइट तक हम आ रहे हैं, अनंत तक आ रहे हैं। तो कहने का मतलब हुआ बच्चों कि यहां से यहां तक आपका निकट बिंदु हो गया, तो हम एक्चुअल में कहां से कहां तक देख पाएंगे बच्चों? तो यहां से यहां तक नेत्र का निकट बिंदु हो गया, और फिर यहां के बाद जो इधर होगा बच्चों, इस जगह से जो इधर जो होगा वो आपका नेत्र का ये तुम्हारा दूर बिंदु हो गया बच्चों। तो ये आपका निकट बिंदु, इस जगह हम बी कर देते हैं, ये आपका दूर बिंदु हो गया बच्चों। तो निकट बिंदु यहां से लेके यहां तक 25 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद जो अनंत तक है ये आपका दूर बिंदु हुआ बच्चों।
अब हम लोग कहां से कहां तक एक्चुअल में देख पाएंगे बच्चों? तो हम लोग कहां से कहां तक देख पाएंगे? तो बताइए बच्चों, क्या इसके अंदर हम देख पाएंगे? तो इसके अंदर हम चीजों को देख तो पाएंगे लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, क्लियर नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग का विजन कहां से कहां तक होगा बच्चों? हम लोग कहां से कहां तक स्पष्ट देख पाएंगे? तो 25 सेंटीमीटर से इधर अनंत तक, तो 25 सेंटीमीटर से इधर हम अनंत तक स्पष्ट देख सकते हैं बच्चों। 25 सेंटीमीटर से इधर अनंत तक, 25 सेंटीमीटर से उधर चीजें स्पष्ट नहीं दिखेगी बच्चों। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर हम लोग अनंत तक चीजों को स्पष्ट देख सकते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है बच्चों दृष्टि विस्तार। इसको दृष्टि विस्तार बोला गया है, दृष्टि विस्तार। इसको इंग्लिश में आप रेंज ऑफ विजन बोलेंगे बच्चों, रेंज ऑफ विजन। तो ये आपका हो गया दृष्टि विस्तार। तो हम लोग का दृष्टि का रेंज क्या है बच्चों? अगर एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाए कि मानव नेत्र का दृष्टि रेंज, मतलब रेंज ऑफ विजन क्या है, दृष्टि विस्तार या आप प्रसार बोल सकते हैं इसको, दृष्टि विस्तार या दृष्टि परास, परास बोल सकते हैं, परास यानी रेंज। तो दृष्टि विस्तार कहां से कहां तक है बच्चों? तो हम लोग 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकते हैं बच्चों, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, और यही है दृष्टि परास यानी रेंज ऑफ विजन। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि रेंज ऑफ विजन कितना होता है, तो रेंज ऑफ विजन या दृष्टि विस्तार या दृष्टि परास 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है, क्योंकि हम 25 सेंटीमीटर से इधर 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की चीजों को देख सकते हैं। तो इधर वाला जो हुआ बच्चों, यही आपका रेंज ऑफ विजन हुआ बच्चों। आप उम्मीद करता हूं कि ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम में अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दृष्टि विस्तार क्या है, तो नेत्र के निकट बिंदु से दूर बिंदु तक की दूरी, नेत्र के निकट बिंदु से दूर बिंदु तक की दूरी, निकट से दूर बिंदु तक की दूरी आपका दृष्टि परास कहलाता है बच्चों। और दृष्टि परास का जो रेंज है ये 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक रेंज है बच्चों। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि इस सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं बच्चों। अब हम लोग को इसके बाद जानना है बच्चों, हम लोग नेत्र का निकट बिंदु देख लिए, नेत्र का दूर बिंदु देख लिए, दृष्टि विस्तार देख लिए। अब हम लोग को ये चीज जानना है बच्चों कि अगर हम निकट स्थित वस्तु को देखते हैं, तो इस पर हम चर्चा किए थे बच्चों कि निकट स्थित वस्तु को जब हम देखते हैं तब क्या होता है। तो नेत्र में आपको हम बताए थे पिछला वीडियो में कि नेत्र में जो होता है बच्चों, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी फिक्स होती है। तो फिर नेत्र में नेत्र लेंस और जो रेटिना है उसके बीच की दूरी फिक्स है बच्चों। और जब दूरी फिक्स है और हम चीजों को देखते हैं तो कभी निकट का देखते हैं, कभी दूर का देखते हैं। तो निकट और दूर का देखते हैं तो निकट के लिए कम फोकस दूरी की आवश्यकता होती है, और दूर की वस्तु को जब हम देखते हैं तो अधिक फोकस दूरी की आवश्यकता होती है बच्चों। तो कहने का मतलब है बच्चों कि नेत्र में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है, वो आपका अपरिवर्तित है बच्चों, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब हम वस्तु को देखते हैं तो उसकी दूरी परिवर्तित होती है। तो इस परिस्थिति में नेत्र लेंस का फोकस दूरी को बदलना पड़ता है बच्चों, फोकस दूरी को चेंज होना पड़ता है, वेरी होना पड़ता है। तो उसकी फोकस दूरी को बदलता कौन है? नेत्र लेंस का। तो हम आपको बताए थे बच्चों कि नेत्र लेंस से पक्षमाभी पेशियां सिलियरी मसल से जुड़ी होती हैं, और जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो दूर की वस्तु में आंखों पर तनाव दबाव कम पड़ता है बच्चों। तो इस परिस्थिति में नेत्र लेंस पतला हो जाता है, और जब नेत्र लेंस पतला हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके वजह से हमको दूर स्थित वस्तु दिखाई देने लगती है। और जब हम नजदीक का देखते हैं बच्चों, जब नजदीक का देखते हैं तो हमारे नेत्र पर ज्यादा प्रेशर, ज्यादा दबाव पड़ता है बच्चों। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि सिलियरी मांसपेशी जो होता है, पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं, नेत्र लेंस पर दबाव डालती है, और दबाव डाल के उसकी वक्रता को बढ़ा देती है, उसकी चौड़ाई को बढ़ा देती है, और चौड़ाई जब बढ़ जाता है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है बच्चों।
तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके चलते हमको निकट स्थित वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई देने लगती हैं बच्चों। तो ये जो नेत्र लेंस में इस तरह की जो क्षमता है, बीम की दूरी के हिसाब से अपनी फोकस दूरी को चेंज कर लेता है, इसको बोला जाता है नेत्र की समंजन क्षमता बोला जाता है बच्चों। नेत्र की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, इंग्लिश में यह बोला जाता है बच्चों नेत्र की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो नेत्र की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। तो नेत्र की समंजन क्षमता इस चीज को बोला जाता है। और इसमें अभी हम चर्चा किए बच्चों, नेत्र लेंस जो फोकस दूरी को चेंज करता है, निकट देखते हैं फोकस दूरी कम कर लेता है, दूर देखते हैं फोकस दूरी बढ़ा लेता है। तो नेत्र लेंस में ये जो क्षमता पाई जाती है बच्चों, इस क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता बोला जाता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता आप बोल सकते हैं, या नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, मेन काम लेंस का होता है, तो नेत्र की भी समंजन क्षमता बोल सकते हैं, या नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। अब इसका डिफिनेशन हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, और इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं बच्चों। तो एक बार और हम रिपीट कर देते हैं बच्चों। तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का डिफिनेशन है बच्चों कि नेत्र लेंस की वैसी क्षमता, नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जिसके चलते वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, यानी एडजस्ट कर लेती है, इसी क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी जब हम निकट देखते हैं तो फोकस दूरी को कम कर लेता है, और जब हम दूर देखते हैं तो नेत्र लेंस फोकस दूरी को बढ़ा लेता है, और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सिलियरी मसल, सिलियरी मांसपेशियां, जो नेत्र लेंस से जुड़ा होता है बच्चों। जब हम दूर देखते हैं तो नेत्र लेंस पर दबाव को कम कर देता है, और दबाव जब कम कर देता है नेत्र लेंस पतला हो जाता है, और जब नेत्र लेंस पतला हो जाता है उसकी वक्रता कम हो जाती है, तो फोकस दूरी बढ़ जाता है बच्चों, जिसके चलते हम दूर का देख लेते हैं। और जब हम नजदीक का देखते हैं बच्चों, तो सिलियरी मसल नेत्र लेंस पर दबाव डालता है बच्चों, और दबाव डालने की वजह से नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, वो चौड़ा हो जाता है, और उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, और कम होने के बाद फिर हमको निकट स्थित वस्तु दिखाई देती है। तो ये जो नेत्र लेंस में ये फोकस दूरी का जो एडजस्टमेंट है बच्चों, इसी एडजस्टमेंट को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। फिर एक बार बोलते हैं बच्चों इसका डिफिनेशन, नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जिसके चलते वह अपनी फोकस दूरी को खुद समायोजित कर लेती है, तो वैसी क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं बच्चों। तो ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी बच्चों कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या है। और इसी समंजन क्षमता के कारण बच्चों हम लोग निकट या दूर स्थित वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं। पहले मान लीजिए बच्चों हम निकट देख रहे हैं, निकट दिख गया, यहां से नजर हटा के हम दूर देखते हैं, फिर दूर भी दिख जाता है। तो ये जो एडजस्टमेंट है नेत्र लेंस का, यही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है बच्चों। तो नेत्र की जो समंजन क्षमता है, तो निकट बिंदु इसका 25 सेंटीमीटर है बच्चों, और दूर बिंदु आपका इंफिनिटी है बच्चों। तो दूर बिंदु आपका इंफिनिटी हो गया। अब इंफिनिटी ये तो नॉन डिफाइन होता है बच्चों इंफिनिटी, तो इसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं होगा बच्चों, तो मान होता है इसका। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कितनी होती है, तो आप 25 सेंटीमीटर को एक फोकस दूरी के रूप में लेंगे बच्चों। तो F बराबर आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। और चूंकि लेंस जो होता है ये उत्तल होता है, तो इसकी फोकस दूरी प्लस में होगी बच्चों। तो F बराबर आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका अगर हम क्षमता पता करें बच्चों कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर हुआ, इसी को यूज करेंगे। ये तो आपका इंफिनिटी हो गया, इसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इसको यूज नहीं करेंगे। तो हम फोकस के रूप में 25 सेंटीमीटर यूज करेंगे बच्चों। और आपको पता है कि लेंस की क्षमता निकालने के लिए अगर सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया जाता है बच्चों। तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे हैं, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर जा रहे हैं। ये बातें आपको पता होगा बच्चों। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है,
तो मीटर को सेंटीमीटर में लाएंगे, 100 से गुना करेंगे या भागा करेंगे। तो इसका एक आइडिया है बच्चों, अगर आप छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाते हैं, सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है बच्चों और मीटर एक बड़ा यूनिट है, तो आप छोटा से बड़ा जाएंगे तो डिवाइड करेंगे बच्चों, और बड़ा से छोटा, मीटर से सेंटीमीटर, बड़ा से छोटा की ओर आएंगे तो वहां पर गुना करना है बच्चों। तो यहाँ पर 25 को हम 100 से डिवाइड करेंगे बच्चों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 25/100 होगा। आनी पॉइंट में करेंगे बच्चों, इसको काटना नहीं है, 1 पर 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव डाल देना है, तो 0.25 मीटर होगा बच्चों। अब पावर निकालने के लिए बच्चों, जो पावर निकलेगा नेत्र लेंस का या कोई भी लेंस का जो पावर निकलता है, तो उसके लिए फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए बच्चों। और पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों P बराबर P = 1/f होता है बच्चों, P = 1/f। अब हो गया 1 और f कितना है बच्चों, तो 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। अब यहां से पॉइंट को हटा देना है बच्चों, और हटाने के बाद ये 2 अंक बाद है तो 2 डिजिट बाद है, तो ऊपर में 2 जीरो मेरा लग जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे बच्चों, तो ये हो गया 4, और नीचे मेरा मीटर में हुआ बच्चों, नीचे मेरा मीटर हुआ ये 1, तो 4/1 मीटर हो गया बच्चों। अब 1 मीटर को हम डिवाइड से मल्टीप्लाई फॉर्म में लाएंगे बच्चों, तो घात और घातांक, पावर एंड एक्सपोनेंट्स में आपको ये रूल हम बताए हैं बच्चों, जो वीडियो में आपका चैनल में है बच्चों। किन्हीं को अगर पता नहीं है तो आप वहां से देख सकते हैं बच्चों। तो ये हो गया 4, और हम 1 मीटर को ऊपर की ओर ले जाएंगे बच्चों, ये आपका डिवाइड में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में अगर हम लाएंगे तो इंटू 1 मीटर, और इसमें इनवर्स पावर -1 लग जाएगा बच्चों। पावर -1 होगा, यहाँ पावर +1 है, अगर डिवाइड है, डिवाइड से हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे बच्चों तो आपका इनवर्स हो जाएगा। अब ये 4 और 1 मीटर इनवर्स जो होता है बच्चों, ये डायोप्टर के इक्वल होता है, तो ये 4 डायोप्टर हो गया। तो नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता होती है बच्चों, ये 4 डायोप्टर होती है। ये भी पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में, कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है कि नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो कितना है बच्चों। तो नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर है, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे 25 सेंटीमीटर पर, और 25 सेंटीमीटर फोकस लेंगे, फिर इसको मीटर में चेंज करेंगे बच्चों, और मीटर में चेंज करने के बाद ये पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों, और पावर का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फिर आपका इस तरह से निकल जाएगा। तो लेंस की क्षमता यानी उसका पावर कैसे निकलेगा बच्चों, ये हम नहीं बताए हैं बच्चों। अगर आप लोग को चाहिए, इसका अगर डिमांड है बच्चों, तो आप कमेंट करके बताएंगे, फिर हम आपको लेंस की क्षमता के बारे में बताएंगे बच्चों, कि कोई भी लेंस का पावर कैसे निकाला जाता है, पावर को कैसे निर्धारित किया जाता है। और ये आपको जरूरत पड़ेगा बच्चों, डिफेक्ट ऑफ विजन में आपको जरूरत पड़ेगा कि किस तरह के डिफेक्ट में किस तरह के पावर के लेंस का यूज करना पड़ता है बच्चों। तो आप अगर इसको निकालना सीख जाएंगे, फाइंड करना सीख जाएंगे, तो आप ये भी पता कर लेंगे कि किस परिस्थिति में आंख में किस तरह का प्रॉब्लम होने पर किस तरह का हमको पावर वाले लेंस का यूज करना पड़ेगा बच्चों। तो अगर इसकी डिमांड होगी आप लोगों को, तो इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा बच्चों। तो ये मेरा नेत्र से संबंधित जो मुख्य बातें थी बच्चों, उस सारे बातों का हम चर्चा कर दिए बच्चों। अब जो मेरा इसके बाद का टॉपिक होगा वो मेरा दृष्टि दोष का होगा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन का। अगर आप लोग को इस पर सेपरेट वीडियो डिफेक्ट ऑफ विजन पर चाहिए बच्चों, दृष्टि दोष पर चाहिए, तो कमेंट करके आप बताइए बच्चों, फिर इस पर भी किया जाएगा। और अगर आप नहीं भी बताते हैं तो फिर भी हम देखते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन पर आपको एक सेपरेट वीडियो देंगे बच्चों। ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही जरूरी होगा बच्चों। तो यहां तक आप चीजों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों, ये मेरा पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर किसी तरह का डाउट या प्रॉब्लम अगर रह गया बच्चों, तो आप कमेंट करके बताएंगे बच्चों, फिर उस पर समाधान किया जाएगा। तो चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों, तो आज यहीं हम समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद।